अंग्रेजों ने भारत पर राज करने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया था। आज हम इसी डिजाइन की परतों को खोलेंगे, जिसकी छाप आज भी हमारे समाज पर बहुत गहरी है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी, जिसका काम सिर्फ व्यापार करना था, वो इतने बड़े साम्राज्य पर हुकूमत कैसे करने लगी। इसकी शुरुआत हुई थी सिर्फ एक दस्तावेज से। जी हां, साल था 1765 और ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली दीवानी। इसका सीधा सा मतलब था बंगाल में टैक्स वसूलने का अधिकार। बस सत्ता का पूरा समीकरण ही बदल गया। जो कल तक व्यापारी थे वो अब शासक बन चुके थे। दीवानी तो मिल गई, लेकिन अब कंपनी के सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। अरे भाई, वो व्यापारी थे, शासक नहीं। तो सवाल ये था कि एक ट्रेडिंग कंपनी इतने बड़े और इतने विविध देश पर आखिर राज करेगी कैसे। और ये चुनौती कोई छोटी मोटी नहीं थी। जरा सोचिए, उन्हें एक बहुत बड़े इलाके को संभालना था, बहुत ही कुशलता से टैक्स वसूलना था, कानून और व्यवस्था बनाए रखनी थी, और सबसे मुश्किल काम, करोड़ों लोगों के एक ऐसे समाज को कंट्रोल करना था जहां हर तरह की विविधता थी। तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए अंग्रेजों ने एक प्रशासनिक मशीन तैयार की। एक ऐसा ढांचा जो इतना मजबूत था कि उसे स्टील फ्रेम यानी फौलाद का ढांचा कहा गया। चलिए देखते हैं कि इस मशीन के पुर्जे आखिर थे क्या। देखिए, ये स्टील फ्रेम कोई रातों रात नहीं बन गया था। ये एक बहुत ही धीमी और सोची समझी प्रक्रिया थी। 1765 की उस शुरुआती गड़बड़ी से लेकर 1858 तक, जब ब्रिटिश सरकार ने सीधे भारत का शासन संभाला, हर कदम उनकी पकड़ को और कसने के लिए ही उठाया गया था। इस स्टील फ्रेम का सबसे मजबूत स्तंभ था इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS। कहने को तो ये कुशल प्रशासन के लिए था, पर इसका डिजाइन बहुत ही शातिर था। परीक्षा होती थी लंदन में। मतलब साफ था, भारतीयों को सत्ता के गलियारों से दूर ही रखना है। स्टील फ्रेम का दूसरा पिलर थी पुलिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक मॉडर्न पुलिस फोर्स तो बनाई, लेकिन इसका चेहरा दोहरा था। कागज पर इसका काम था कानून व्यवस्था बनाए रखना, पर असल में ये ब्रिटिश नियंत्रण का एक डंडा थी, जिसका असली काम हर तरह के विरोध को कुचलना था। तीसरा स्तंभ, न्यायपालिका। अंग्रेजों ने भारतीय कानूनों को एक जगह इकट्ठा किया, जिसे कोडिफिकेशन कहते हैं, और साथ ही अंग्रेजी कानून भी लागू किया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन थी। न्याय अब एक महंगा और उलझा हुआ सौदा बन गया था, जो आम भारतीय की पहुंच से बहुत दूर चला गया। और चौथा, सबसे अहम स्तंभ, सेना। इसकी बनावट देखिए, सैनिक भारतीय, लेकिन कमान हमेशा अंग्रेज अफसरों के हाथ में। इसका काम सिर्फ भारत के अंदर विद्रोह दबाना नहीं था, बल्कि भारतीय सैनिकों के ही दम पर दुनिया भर में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाना भी था। तो स्टील फ्रेम से देश पर तो कब्जा हो गया, लेकिन असली लड़ाई तो दिलों और दिमागों की थी। अंग्रेज जल्द ही समझ गए कि सिर्फ डंडे के जोर पर हमेशा राज नहीं चल सकता। अब बारी थी सोच पर कब्जा करने की। इस नीति को लेकर अंग्रेजों में ही दो गुट बन गए थे। एक थे ओरिएंटलिस्ट, जो मानते थे कि भारतीय भाषाओं और संस्कृति का सम्मान होना चाहिए, और दूसरे थे एंग्लिसिस्ट, जो चाहते थे कि भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा दी जाए ताकि वो सोच से ही अंग्रेज बन जाएं। और इस वैचारिक लड़ाई में जीत हुई एंग्लिसिस्ट की। उनकी पूरी रणनीति को मैकाले का एक वाक्य साफ कर देता है। एक ऐसा वर्ग बनाना जो रंग में तो भारतीय हों, पर सोच और समझ में अंग्रेज। मकसद एकदम साफ था, ब्रिटिश राज चलाने के लिए वफादार बाबू तैयार करना। इसके साथ ही अंग्रेजों ने कुछ सामाजिक सुधारों का भी सहारा लिया, जैसे सती प्रथा पर रोक। अब ये सुधार जरूरी तो थे, लेकिन अंग्रेजों के लिए ये एक प्रोपेगेंडा का हथियार भी था। इन सुधारों का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए किया गया कि वो तो भारतीयों को सभ्य बनाने आए हैं, ताकि उनके शासन को एक नैतिक जामा पहनाया जा सके। तो इस पूरे प्रशासनिक और सामाजिक ब्लूप्रिंट का नतीजा क्या निकला? इसकी विरासत एक दो-धारी तलवार की तरह है, जिसमें कुछ फायदे थे तो कुछ बहुत गहरे जख्म भी थे। अगर हम इस विरासत को एक तराजू पर तौलें, तो एक पल्ले में हमें एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा और नई शिक्षा प्रणाली जैसी चीजें दिखती हैं, लेकिन दूसरे पल्ले का वजन कहीं ज्यादा भारी है। सत्ता से बेदखली, टूटा हुआ सांस्कृतिक गौरव और समाज में पैदा हुई नई नई दरारें। इतिहासकार बिपिन चंद्र राय से बिल्कुल साफ शब्दों में समझाते हैं, अंग्रेजों का असली मकसद भारत को मॉडर्न बनाना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करना था। पर देखिए विडंबना, उनकी बनाई इसी व्यवस्था ने अनजाने में उन ताकतों को जन्म दे दिया जो आगे चलकर राष्ट्रवाद की शक्ल में उन्हीं के खिलाफ खड़ी हो गई।
और यहीं पर आकर ये कहानी आज से जुड़ जाती है और एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है ना कि अंग्रेजों का बनाया वो 200 साल पुराना ढांचा, वो औपनिवेशिक विरासत आज भी भारत और पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति और समाज को किस तरह से और कितना गहरा प्रभावित कर रही है।